एशिया टाइम्स की ख़ास मुलाकात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। आप देख रहे हैं मेरे साथ करीमुल हफीज़ साहब मौजूद हैं। करीमुल हफीज़ साहब को अभी तक आप जो जानते थे, एक एजुकेशनिस्ट के हवाले से जानते हैं कि एक कामयाब ताजिर के हवाले से आप जानते थे, और एक राइटर के हवाले से आप जानते थे कि उन्होंने एक किताब भी लिखी। तालीम इनका बहुत ही बुनियादी मौजू रहा है, और आज हम देख रहे हैं कि आपने एक तरह से पॉलिटिक्स में पूरा एक तरह से बाकायदा कदम रख दिया। AIM के सदर की हैसियत से दिल्ली में इन्होंने 2 दिन पहले भी चार्ज संभाला है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इनको जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी दी है। अब ये बड़ी जिम्मेदारी, पॉलिटिक्स की जो जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं, एक बड़ा एक तरह से कांटों भरा ताज है। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कलीम साहब से कि क्या है आपका पॉलिटिकल एजेंडा। बहुत शुक्रिया अशरफ बस्तवी साहब। सच बात यह है कि दिल्ली में एक खला है, सियासी खला है। ख़ास तौर से पिछड़े, अल्पसंख्यक और गरीब लोगों से जो वादा किया था दिल्ली की हुकूमत ने और मरकज़ी हुकूमत ने, दोनों ने वादा पूरा नहीं किया। इस वजह से उनमें बड़ी मायूसी है। तो मजलिस उस मायूसी को दूर करना चाहती है और उनकी आवाज़ बनना चाहती है और उस खला को पुर करना चाहती है। ये हमारा एजेंडा है। मैं ये जानना चाहूँगा कि मजलिस का जब नाम आता है तो उसके साथ कई तरह के इल्ज़ामात आते हैं। सबसे पहला इल्ज़ाम तो उस पर यह लगता है कि साहब वो बीजेपी की बी टीम है और वो उनके लिए काम करती है। अगर कुछ लोगों का कुछ मतलब एक समझदार लोग जब मिलते हैं तो ये कहते हैं अगर वो नहीं भी करती है तो उनके काम से बीजेपी को फ़ायदा पहुँचता है। इस जो बड़ा सवाल है, इस सवाल को आप किस तरह से समझा पाएंगे लोगों को। देखिए, ये जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ हैं, ये उनका प्रोपेगेंडा है। सच बात ये है कि मजलिस जहाँ जहाँ है प्योर सेकुलर डेमोक्रेटिक अंदाज में काम करती है। चाहे आप उसकी बेहतरीन मिसाल हैदराबाद है। हैदराबाद का उनका आप काम देखिए जाकर, उनको पब्लिक बार बार चुनती है। उनके कॉरपोरेटर्स में सिर्फ मुस्लिम्स नहीं है, नॉन मुस्लिम्स भी हैं। हालिया अभी गोधरा का, गुजरात का वाक़या है, वहाँ पे मजलिस ने शानदार अपनी कामयाबी हासिल की। अपना एक मेयर बनाया और उस मेयर को बनाने में 5 नॉन मुस्लिम हैं, हिंदू वार्ड मेंबर्स हैं जिन्होंने उनको सपोर्ट किया है। तो ये सब नैरेटिव पुराना हो गया। ये सेकुलर पार्टीज़ का प्रोपेगेट किया हुआ ये नैरेटिव था कि MIM या मुसलमानों को या अक़लियत को इस बात से डराया जाए कि MIM आएगी तो कुछ पोलराइजेशन हो जाएगा। अरे भाई, जहाँ MIM नहीं है वहाँ क्यों पोलराइजेशन होता है। यह 2 चीज़ें हैं। एक तो वो सेकुलर सियासी पार्टियाँ हैं, वो ये इल्ज़ाम आप पर लगाती हैं, और दूसरे मुस्लिम क़यादत वाली दूसरी पार्टियां जो मुस्लिम पार्टियों के नाम से जानी जाती हैं, काम भी कर रही हैं, उनका भी ख्याल तकरीबन वही होता है कि ये जो है मजलिस अगर आएगी और तो इस तरह से वो करेगी, और मजलिस का जो तरीक़ा है पॉलिटिक्स करने का वो मतलब मेल नहीं खाता हिंदुस्तान से। यही कह कर, यही समझा कर आज मुसलमान जहाँ खड़ा है ये उन्हीं की वजह से खड़ा है। उनको ना आवाम माफ़ करेगी और ना माफ़ कर रही है और ना ऊपर वाला माफ़ करेगा। उन्होंने हिंदुस्तान की सियासत को समझा ही नहीं। ख़ास तौर से अशरफ साहब, 2014 के बाद जो हिंदुस्तान की सियासत में बदलाव आए और हर खित्ते ने, हर तबके ने अपने आप को रिविजिट किया है, रीथिंक किया है। आखिर ये मुसलमान कब रीथिंक करेंगे? ये कब सोचेंगे अपने बारे में? एजुकेशन पर बहुत अच्छा कर रहे थे आप, कॉलम भी लिख रहे थे, लोगों को बता रहे थे। ख़ासतौर से एजुकेशन का जो मैदान था कि तालीम ही से तस्वीर बदलेगी, ये आपका जो स्लोगन था, इसको लेकर के आप चल रहे थे। अचानक कब ऐसा लगा, और ख़ास तौर से जब उस वक्त हम देख पा रहे थे कि आम आदमी के बहुत करीब होते चले जा रहे थे आप, कहाँ ऐसा लगा कि आप उनसे मोह भंग हुआ आपका और आपने जो है पतंग अपने हाथ में ली, झाड़ू आपने छोड़ दिया रास्ते में? क्या हुआ? देखिए, हमने जो मौजूदा हुकूमत है इसको हर तरह से सपोर्ट किया था, केजरीवाल सरकार को। और केजरीवाल सरकार ने जो हमसे वादे किए थे और हमने उनको अपने मुतालबात रखे थे कि, और वो मुतालबात बहुत ही जायज़ थे। और ये भी कहा था हमने कि जो तेलंगाना एक सूबाई सरकार है, जब हिंदुस्तान की एक सूबाई सरकार ये काम कामयाबी से कर चुकी और उसने 250 स्कूल कायम कर दिए, फ्री रेजिडेंशियल एक प्रॉपर CBSE एजुकेशन वो लोग दे रहे हैं, तो आखिर उस मॉडल को दिल्ली में क्यों नहीं दोहराया जा सकता? और वो हिंदुस्तान के आइन के अंदर है। उसमें गैर मुस्लिम भी थे और मुस्लिम भी हैं। यहाँ पे भी दिल्ली में भी जो गरीब इलाके हैं, ख़ासतौर से जो गैर मंजूर शुदा इलाके हैं, जहाँ पे सरकारी स्कूल मौजूद नहीं है और आबादी उस इलाके की बहुत ज़्यादा है, या अगर है भी कोई सरकारी स्कूल तो जहाँ ज़रूरत 10 की है वहाँ 1 है। तो ऐसी जगहों पर हमने तेलंगाना का मॉडल पेश किया था कि भाई आप उस मॉडल को यहाँ अडॉप्ट कर लीजिए। उन्होंने हमसे वादा कर लिया, वज़ीर आला ने भी किया, नायब वज़ीर आला ने भी किया, और वो तालीम मिनिस्टर भी हैं। उसके बाद उस पर काम शुरू हुआ, अचानक उस काम को रोक दिया गया। उससे मुझे पर्सनल बहुत मायूसी हुई और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये बात अब बनने वाली नहीं।
हम बजाय इसके कि हम सियासी पार्टियों के पिछलग्गू बने, क्यों ना हम अपनी बात कहें। हमें हिंदुस्तान का संविधान इस बात का पूरा फुल राइट देता है कि हम अपने प्लेटफॉर्म पे जाकर अपनी बात कह सकते हैं। तो आज ये मुझे मजलिस इसलिए पसंद है कि जो इसके काम है, आप अगर तेलंगाना में जाइए देखिए कि वहाँ पे जो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ है खासतौर से माइनॉरिटीज़ का, वो गजब का है। ये दिल्ली सरकार दावे तो बहुत करती है, लेकिन दिल्ली सरकार ये नहीं जानती कि जो गैर मंजूरशुदा इलाके हैं वहाँ पे बहुत बड़ा जो तबका है वो इन सब सारी सर्विसेज से महरूम है। आप दिल्ली में सियासत कर रहे हैं। दिल्ली की, चाहे भले ही आप एक छोटा सा प्रदेश है जो वो मुकम्मल प्रदेश नहीं है, लेकिन यहाँ जो कुछ भी होता है वो पूरे देश सुनता है, उसे देखता है, हर रोज़ रिपोर्ट होते हैं। आप भी हर रोज़ रिपोर्ट होंगे, आपके बाइट्स लिए जाएंगे, चैनल्स आएंगे, हम आपके पास आ रहे हैं, तो हर दिन आप रिपोर्ट होंगे। तो ये जो रिपोर्ट आप हो रहे हैं उसमें आप कुछ करते हुए दिखाई देने चाहिए। तो पहले मरहले में जो चैलेंज है मेरे लिए वो है इस पूरी मजलिस को कायम करना, इसकी सारी बूथ लेवल तक की कमेटी को तश्कील करना, उनको इंस्टॉल करना। अब इसमें मुझे अभी 15-20 दिन का या महीने भर का वक्त दरकार है। इंशाल्लाह उसके बाद देखेंगे कि आपको हर बात वहीं नज़र आएगी जहां नज़र आनी चाहिए। यानी कोई बात सड़क की है तो सड़क पर नज़र आएगी, जो बात ऑफिस की है वो ऑफिस में नज़र आएगी, अगर लिखने की बात है तो लिखने में नज़र आएगी। हमें ये देखना है कि मजलिस मुस्बत अंदाज में कितनी सियासत कर सकती है, मुस्बत अंदाज में कितनी अच्छी बात आखिरी आदमी तक पहुंचा सकती है। क्योंकि सियासत जो है वो जाहिर बात है कि लोग उससे उम्मीद लगा लेते हैं। लोग आम आवाम हैं, आम आवाम के पास जब अपनी बात रख रहे होते हैं तो उसके दिल में आपकी एक तस्वीर बन रही होती है, और वही तस्वीर आखिर आपको कामयाबी और नाकामयाबी में कन्वर्ट करती है। मुझे उम्मीद है कि जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में जो पूरे हिंदुस्तान में मजलिस का परचम लहरा रहा है वो इंशाअल्लाह उसी आबोताब के साथ दिल्ली में भी लहराएगा। एक आखिरी सवाल कि आप अभी तक एक ख़ास किस्म की ज़िंदगी में थे और बहुत ही नॉर्मल सी लाइफ थी और सब कुछ बहुत ही तरतीब से था। अब बहुत सारी चीज़ें बेतरतीब होंगी, आपका सोने का, जागने का, मिलने का, सोशल मीडिया का दौर है, बहुत तरह के इल्ज़ामात भी होंगे और इस पार्टी को लेकर के अलग अलग अंदाज के इल्ज़ामात लगाए जाते रहे हैं। करप्शन के ख़ास तौर से कि बीजेपी से पैसा ले लिया, टिकट देने में ये पैसा ले लिया, ये सारी चीज़ें होती रही हैं और आप देखते रहे हैं। अब आप उसके मुखिया हैं दिल्ली के, आपको भी इन तमाम बड़े छोटे सवालात का सामना करना होगा। उसके लिए आप अपने आप को खुद को कितना तैयार पाते हैं? नहीं, ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है और न सिर्फ चैलेंजिंग है बल्कि रिस्की है, क्योंकि एक पूरी ज़िंदगी गुजरी एक तर्ज में। अब जाहिर बात है तर्ज अमल चेंज होगा, लेकिन मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ, फिज़िकली प्रिपेयर हूँ और आज तक अल्लाह ने मुझे हर मुहाज पे कामयाबी अता फरमाई है। मुझे अल्लाह की ज़ात पे पूरा उम्मीद है और अपनी लीडरशिप पे पूरा उम्मीद है मुझे कि उनकी लीडरशिप का भी सपोर्ट मिलेगा और मैं ज़रूर कामयाब होऊंगा। और अपने आप को जो भी जितनी मेरे पास रिसोर्सेज हैं, जितनी मेरी सकत है, जितनी मेरी समझ है, उसको मैं इसमें लगाऊंगा। और देखिए, अगर आपको हालात या धारे चेंज करने हैं तो क़ुरबानी तो देनी होगी। तो पहली क़ुरबानी तो मेरी यही है कि मेरे जो ज़िंदगी के जो मामूर थे वो बदल गए और अल्लाह करे कि ये मेरा बदलना इस मिल्लत के लिए बायस खैर हो और मैं उनके किसी काम आ सकूं। बहरहाल मैं अपनी पूरी ईमानदारी से काम करूंगा और दुश्वारियां तो आएंगी और उनका सामना भी किया जाएगा। करीमुल हफीज़ साहब मुझे बता रहे थे कि ये खारदार वादी से गुजरने के लिए पूरी तौर पर तैयार हैं और हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इन्होंने जो पॉलिटिकल पारी जो शुरू की है ये बेहतर अंजाम तक पहुँचे और दिल्ली वालों के लिए, देश के लिए एक मिसाल कायम हो।